और यहां तक के जो इधर के प्रेजेंट कारपोरेटर थे AR जाकिर, उनसे भी मैंने फोन पे मैं राब्ता किया। मैंने उनसे ये कहा कि मैं इलेक्शन इस बार लड़ रहा हूं भाई, अगरचे मुझे सीट मिलेगी तो तुम मुझे साथ दो, या अगरचे मुझे नहीं मिलेगी, आपको अगरचे मिलेगी तो इंशाल्लाह मैं आपको भरपूर साथ दूंगा। अस्सलामुअलैकुम। हाँ, वालेकुम खैरियत सलाम। जाकिर भाई? जी आबिद भाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मैं शुक्र है आबिद भाई। आबिद आप असलम क्या कह बात रहे कर थे? रहा हूँ, जी लीडर है सियासत से। हाँ जी जी, फरमाइए आबिद भाई। जी आज फ्रेजर टाउन में जी तुम्हारे नॉमिनेटेड कारपोरेटर मुजाहिद साहब की ऑफिस का इफ्तिताह हुआ है। जी। उसके साथ साथ मीडिया से भी उन्होंने एड्रेस करी हम्म। और दौरान जी। गुफ्तगू में आपका जिक्र भी हुआ है। जिक्र में जी। मुजाहिद तुम्हारे से फोन पर बात करेंगे कि हम्म। अगर मुझे टिकट मिलती है तो जाकिर भाई काम करना, अगर जाकिर भाई को टिकट मिलती है तो मुजाहिद काम करते हैं घर को। क्या इस जी सिलसिले से बातचीत हुई है क्या? साहब, ये जमहूरियत है। अभी आप मुझे फोन कर रहे हैं। हम्म। अगर आप बोलेंगे, आबिद भाई बोलेंगे कि आप कैंडिडेट बनते हैं करके, जमहूरियत में मैं नहीं करके नहीं बोल सकता ना किसी को भी। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। तो वैसे ही मुजाहिद भी मुझे फोन किए थे, तो मैं बोला ठीक है भाई, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है। हाँ हर एक को हक बनता है पूछने का, आप भी पूछिए। हाँ ठीक हाँ है। हाँ। लेकिन 20 साल से मेरी नुमाइंदगी इधर हम्म प्रेसिडेंट से हो रही है, तो हम्म इंशाल्लाह इस बार भी मेरी नुमाइंदगी होगी। हम्म हाँ, किसी भी हालत में मैं तो इलेक्शन लड़ूंगा ही। ओके, तो आप जमहूरियत में आप पूछ रहे हैं, आपका हक बनता है, आप भी कोशिश करिए करके मैं बोला। ऐसे नहीं बोला कि आप खड़ेंगे तो मैं सपोर्ट करूंगा, और है ना, हम्म मैं खड़ूंगा तो आप सपोर्ट करिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हम्म फ्रेजर टाउन के और आसपास के इलाकों वालों का 100% सपोर्ट रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले इलेक्शन में भी मुझे सपोर्ट रहेगा। अच्छा अच्छा। ठीक है जी। तो आने वाले दिनों में आप कांग्रेस के उम्मीदवार रहेंगे? इंशाल्लाह जरूर जरूर रहूंगा, कांग्रेस को आपकी उम्मीदवार तैयारियां रहूंगा। भी चल रहे हैं? 20 साल से कॉर्पोरेटर रहा हूँ फ्रेजर टाउन में। ठीक हम्म है। तो हम्म लोगों को मालूम है कि किस हम्म तरह से काम हुआ। और हम्म 24/7 मैं और मेरा हम्म भाई 24/7 रात के 12 बजे भी, 1 बजे भी कोई फोन करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बात करते हैं और उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हम्म ठीक है। हम्म नॉट ओनली minorities, every other community also, they know what is Zakir, what is our family and what is my background, अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। तो आने वाली इलेक्शन में भी हमारी नुमाइंदगी जरूर होगी इंशाल्लाह। वार्ड के अंदर कांग्रेस पार्टी की ऑफिस ओपन करने के पीछे मकसद दो हैं। एक तो मैं आप लोगों के साथ खुशी बांटना चाहता हूं, और दूसरी बात ये
कि आने वाले बीबीएमपी इलेक्शन में मैं यहाँ से अल्लाह चाह को हमारे लीडर बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब और इस कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए अखंडा श्रीनिवास मूर्ति साहब अगर मेरे ऊपर भरोसा करके बीबीएमपी की टिकट मुझे देंगे तो इंशाअल्लाह मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ूंगा बोलकर उसके लिए और कौम के लोगों के मसाइल हल करने के लिए एक ऑफिस ओपन किया हूँ कांग्रेस पार्टी से और ये वार्ड ऑफिस है वार्ड 78 के और जो 78 वार्ड के जितने भी मसले मसाइल आएंगे बीबीएमपी के ज़रिए से वो लोग मेरे से कांटेक्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह मैं 78 वार्ड के पहले भी मैं नॉमिनेटेड कारपोरेटर रह चुका हूँ। आज हमारे एमएलए और हमारे एक्स मिनिस्टर बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब के तरफ से और अखंडा श्रीनिवास मूर्ति साहब की तरफ से जो मुझे भरोसा और जो एक यकीन दिया गया है आने वाले कॉरपोरेशन के सियासी मैदान में तुझे उतारेंगे बोलकर उस उम्मीद से मैं आप लोगों के ज़रिए से इस वार्ड के पूरे वोटरों से गुजारिश करता हूं कि जो 70 पर 8 वार्ड है जो फैज़ल टाउन की उस वार्ड के जो भी मसले मसाइल हैं आप लोग मेरे से रब्ता कर सकते हैं और आप लोगों के मसाइल हल करने की मैं कोशिश करूँगा। सर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कारपोरेटर कांग्रेस का है यहाँ पे फिर क्यों आप टिकट का मुतालबा करें? देखिए टिकट मांगना हर एक का हक है। एक्स कारपोरेटर हैं ठीक है तो मैं भी एक कारपोरेटर नॉमिनेटेड रह चुका हूँ। पिछली बार मैं भी कॉन्टेस्ट किया था तो इस बार इस हल्के से जो मेरे ऊपर भरोसा किए हैं इधर के एमएलए साहब और हमारे मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान साहब उसकी वजह से मैं भी इधर का एक एस्पिरेंट हूँ बोलकर मैं कोशिश कर रहा हूँ। सर क्या कर्नाटका कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट होते हैं डीके शिव कुमार या सिद्धामैया जी से आपकी कुछ बातचीत हुई है? देखिए उन लोगों तक मेरी बातचीत नहीं हुई है। उन लोगों तक हमारे बड़े बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब ज़रूरत पड़ी तो वो कर लेंगे और अखंडा श्रीनिवास मूर्ति साहब वो बात कर लेंगे। आपके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस भी लगे हैं तो एलिगेशन के वजह से ही मैं आप लोगों के सामने खुशी बांटने का मैं इजहार किया था। ये देख लीजिए इस दिन के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें मैं गवा चुका हूँ और मेरी माँ की दुआ से मुझे उम्मीद थी जो गौर गरीब के लिए 6.5 करोड़ लोग कर्नाटक के कोई आवाज़ नहीं उठाया था वाहिद शख्स था मैं आवाज़ उठाया तो मुझे लेकर जाकर बंद कर दिए। उन गरीबों का मसले को दबाने के लिए मुझे बंद किया गया उसका जीता जागता सही सबूत इधर है देख लीजिए इसको आप रिकॉर्डिंग भी कर लीजिए। ये सीबीआई से आपको भी मालूम है अल्लाह अल्लाह के फजल से ये केस जाने के बाद 10 से 15 साल लगता है उधर से 2.5 से 3 साल के अंदर सीबीआई वालों ने कोर्ट के अंदर एनओसी डाला है कि मुजाहिद के ऊपर कोई ऐसे एलिगेशन नहीं है। सिर्फ ये 15 मुजाहिद है वो ज़मीन बेचा है आईएमए को सिर्फ इतनी गलती है ज़मीन बेचने की गलती की वजह से उनको बंद कर दिया गया है उनको केस में इन्वॉल्व कर दिया गया है। तो इसके लिए इनको इस केस से आप निकाल कर आप इनको सरकारी गवाह बना सकते हैं ताकि उन गौर गरीब को पैसे दिलवाने में इनकी मदद की हमको ज़रूरत है बोलकर उन्होंने नो ऑब्जेक्शन कोर्ट में डाले। सर मेनस्ट्रीम मीडिया में हमने देखा था कि जब आप कहीं इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे थे तो एयरपोर्ट पे आपको मंसूर के साथ देखा गया था उसके बाद से सारा मामला सर कहा गया था कि आप दोनों की मिली भगत है। तो वही तो लोगों को बेइज्जती करने के लिए 10 मिनट का काम है। ये इज्जत कमाने के लिए मैं 25 से 30 साल अरसा लगा दिया था। अभी देखो ये हक बात बोल रहा हूँ ना बहुत देरी से लोगों तक पहुँचेगी।
अगरचे मैं इधर कुछ बोल दूं गलत तो 100 गुना फास्ट फैलेगी लोगों के बीच में। अफवाहों के पीछे हमारी कौम ध्यान जितना देती है उतना हक के पीछे दे देगी तो इंशाअल्लाह मेरे जैसे कई लीडर्स आगे बढ़कर कौम की खिदमत करेंगे। अगर एफआईआर को अगर हम देते तो इसमें आपका नंबर 15 पे आता था, जो बहुत ही नीचे था। इतना होने के बावजूद भी जो लीडर थे उनसे आपको ऐसी दुश्मनी क्या थी कि उन्होंने आपके साथ इस तरह से किया? इतने सारे कई लीडर तो दूसरे भी हैं ही। देखिए, लॉजिक आप लोगों को समझना चाहिए। मैं अकेला आवाज़ उठाता था उस टाइम पे, जो कुछ भी गलत होता था मैं सिर्फ मेरी वार्ड तक, मैं काउंसलर बोलकर मैं मेरे घर तक की मैं नहीं कभी नहीं सोचा। जब कभी भी कौम को ज़रूरत पड़ी है, जब कभी भी कौम को नीचा करने का कोशिश कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी एमएलए हो किया है तो उनको मुंह तोड़ जवाब देकर मैं लोगों के बीच में कौम के लिए आवाज़ उठाया हूँ। सर, अगर सीट टिकट नहीं मिले दूसरा कदम क्या है सब आपका? देखिए, दूसरा कदम मैं आपको ये बोलूँगा कि मैं दूसरी पार्टी से जाऊँगा, दूसरे हिस्से नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊँगा। मैं कांग्रेस में हूँ, मेरे साहब कांग्रेस में हैं, मेरे एमएलए साहब भी कांग्रेस से हैं। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है टिकट मिलेगी। अगरचे नहीं भी मिलेगी तो इंशाअल्लाह मैं कोई पार्टी से कॉन्टेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि पूरे जितने भी एस्पिरेंट हैं इधर फेज़र टाउन से, उन लोगों से पूरों से मेरी बातचीत भी हुई है। मैं उन लोगों से वादा भी किया हूँ, अगरचे आप लोगों को टिकट मिलेगी मैं आपको काम करूँगा, या फिर मुझे टिकट मिलेगी कौम की खिदमत करेंगे और जो इस वार्ड के मसले मसाइल हैं उसको हल करेंगे। आप लोग मेरा साथ दो बोलकर मैंने उन लोगों से दरख्वास्त की है। और यहाँ तक के जो इधर के प्रेजेंट कारपोरेटर थे AR जाकिर, उनसे भी मैंने फ़ोन पे मैं रब्ता किया। मैंने उनसे ये कहा कि मैं इलेक्शन इस बार लड़ रहा हूँ भाई, अगरचे मुझे सीट मिलेगी तो तुम मुझे साथ दो, या अगरचे मुझे नहीं मिलेगी, आपको अगरचे मिलेगी तो इंशाल्लाह मैं आपको भरपूर साथ दूंगा। सर, इस इलाके के ऐसे क्या मसाइल हैं जो अब तक पूरे नहीं हुए? पिछले जितनी बार भी यहाँ पर हुकूमत रही या कॉर्पोरेटर रहे, तो आने वाले दिनों में आप क्या बदलाव लाना चाहते हैं यहाँ? देखिए, बदलाव, मेरा घर इधर है और मेरा पुराना घर है इधर, तो उस हिसाब से सिर्फ मेरे घर की मिसाल आपको देकर समझाता हूँ। इधर के जो भी ड्रेनेज सिस्टम है ब्रिटिश के ज़माने की है। इधर के पूरे ड्रेनेज सिस्टम के अंदर जो पाइप डाला गया है वो भीड़ के डाला गया है, वो अंदर कई जगह फूट भी गए हैं, तो पानी ड्रेनेज सिस्टम बहुत गलत पुराना है, तो उसको बदलने के साथ साथ वाइट टॉपिंग का जो काम चल रहा है वो पेंडिंग है, उसके लिए भी आवाज़ उठाऊंगा। और इंशाअल्लाह मेरे सामने जो भी मसाइल आएंगे उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं काम करूंगा, क्योंकि ये दिन का मैं इंतज़ार कर रहा था। इसीलिए मैं कहीं किसी पार्टी फंक्शन में नहीं आता था और लोगों के बीच में नहीं जाता था। वजह इसकी ये कि लोगों ने जिस तरीके से मुझे बदनाम किए थे, समझो क़ब्रिस्तान को भेज दिए थे। आज अल्लाह के रसूल ने मेरी माँ की दुआओं से मुझे नया, एक बोलते हैं ना, एक नई ज़िंदगी मुझे बख्शी है। तो इंशाअल्लाह ये नई ज़िंदगी को मैं आगे बढ़ाते हुए पीछे पलट कर देखना नहीं चाहता। जो कोई भी मेरे दुश्मन किए हैं मेरे पीछे साजिश, मैं उनको अल्लाह के हवाले कर दूंगा। आज के बाद उन लोगों को दुश्मन की नज़र से भी नहीं देखूंगा। जो कुछ भी फ़ैसला करेगा, अल्लाह की ज़ात पर मुझे इतना यकीन है, जो ये रिपोर्ट आने के बाद वो फ़ैसला भी मैं अल्लाह के हवाले कर दूंगा। और आने वाले दिनों में लोगों के मसले मसाइल हल करने के साथ साथ दुश्मनों को गले लगाकर चलने की मैं कोशिश करूँगा। साहब, आईएम में इन्वेस्टर्स के लिए आप क्या कर रहे हैं? अब तक स्टार्टिंग में तो आवाज़ उठाते रहे, लेकिन बाद में एकदम खामोश कर दिया। तो यही तो मेन सवाल अभी आप पूछ रहे हैं। आवाज़ उठा करके तो मैं जेल गया, उस आवाज़ को दबाने के लिए तो भेजे। जब से मैं जेल गया उसके बाद कौन एक वाहिद शख्स बताइए इस आईएमए के लिए आवाज़ उठाकर उनका हक दिलाने के लिए आगे आया है? एक नाम मेरे सामने गिनवाइए। हम जेल से वापस आने के खामोश हो गया, लेकिन मेरी मजबूरी थी। पाबंदियां लगा करते, सीबीआई से पाबंदियां लगा करते, जेल में जो बेल दिए बेल के ऊपर पाबंदियां लगाए थे। आईएमए के बारे में, आईएमए के ताल्लुक से तो कोई बात नहीं करेगा, अगरचे करेगा तो तेरी बेल कैंसिल होएगी। तो ये मेरी मजबूरी थी। आज मैं आज़ाद हूँ, आज मैं आज़ाद हूँ, आप लोगों के सामने इसीलिए बैठा हूँ। आज मैं आज़ाद हूँ, मेरी माँ की दुआ मेरे साथ है। और कौम के उन गौर गरीब के लिए, बड़े लोगों का तो छोड़िए, उनके पास दौलत के अंबार रहेंगे, लेकिन जो गौर गरीब के लिए मैं आवाज़ उठाया था, उन लोगों की दुआ का नतीजा मैं आप लोगों के सामने जिंदा बैठा हूँ। या फिर कोई दूसरा होता सुसाइड कर लेता। अब क्या करेंगे? अब मैं यही करूँगा इंशाअल्लाह। उन सीबीआई ऑफिसरों ने मेरे से
दरख्वास्त भी किए हैं कि आप एक सरकारी गवाह बन जाएंगे तो इंशाल्लाह IMA के इन्वेस्टरों के लिए एक मदद साबित होगी बोलकर इंशाल्लाह उसके बारे में सोचकर बड़ों से राय मशवरा करके उन लोगों को साथ देने का फिर से मैं कदम उठाऊंगा जिन इंशाल्लाह। लोगों के लिए आप जेल गए थे अभी आप पे पूरा खुलासा हो चुका है, अब सरकारी गवाह बनने का भी आपको ऑफर आया है, क्या जो 50,000 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं वो आपका राबिता कायम कर सकते हैं उनकी मदद के लिए? कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिनके अंडर में पूरा प्रोसेस आता है? देखिए उनको इंडिविजुअल आकर मेरे से मदद नहीं ले सकते क्योंकि ये केस कोर्ट में होने की वजह से कानून के ज़रिए से ही उनका केस हल हो सकता है। तो कानून को जो मेरे से ज़रूरत पड़ेगी, जो मेरी मदद की उनको ज़रूरत पड़ेगी, उसका ताउन मैं भरपूर कानून को करूँगा, उसके ज़रिए से आवाम को पैसा मिलने जैसा एक कोई कदम उठा सकते। सर आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि 2-3 हज़ार करोड़ का एक घपला जो बताया जा रहा है, जो मंसूर के जो प्रॉपर्टीज़ को जब्त किया जा रहा है, क्या आपको वाकई लगता है कि जितना कम से कम उसका 50% भी रिकवरी हो सकता है? ऑनेस्ट आंसर दीजिए इसके बारे में, क्योंकि लोग इतनी उम्मीद में बैठे हैं, बच्चों की शादियाँ हैं, स्कूल्स हैं, उनके शादी कई सारे अस्पताल के ऑपरेशंस हैं, उम्मीद तो बेटे कम से कम मेरा 50% तो मिल जाए, 40%, क्योंकि अब जो स्टेटमेंट आप दे रहे हो लोगों में उम्मीद आ जाएगी कि कोई एक आया है हमें दिलाएगा। देखिए कोई एक आया है दिलाएगा नहीं, जो इंसान गवाह कर रहता है उसकी आखिरी सांस तक भी उसको उम्मीद रहती है मेरा गया हुआ मेरा हक का पैसा मुझे आएगा बोलकर, उस उम्मीद पे कायम रहना चाहिए। जैसा कि मैं सियासत के अंदर कदम उठाया था, मेरी मंजिल पाने के लिए ये सब उतार चढ़ाव आते हैं बोलकर यकीन था, लेकिन इस तरीके से मुझे फंसाते हैं बोलकर ये यकीन नहीं था, लेकिन वो फंसा भी दिए, लेकिन अल्लाह ने मुझे रास्ता भी दिखा दिया। तो ऐसा मैं बढ़ चढ़ के आगे जा रहा हूँ, तो इसी तरीके से उन लोगों को उम्मीद हारने की ज़रूरत नहीं है। तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, हकीकत में सरकार कोई चीज़ को एक रिंग बोलते हैं, रिंग बगैर बनाए एक पब्लिक के अंदर अवेयरनेस लाकर आज इस चीज़ को एक्शन डाल रहे हैं बोलकर पब्लिक को बुलाकर एक्शन करेंगे तो उम्मीद रखता हूं, और आप लोग भी उम्मीद कीजिए 50% ज़रूर पैसा उन लोगों को मिलेगा।